बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। सीक्वेंस वाइज हमने हर एक टॉपिक को स्टडी किया और अपनी प्रीवियस वीडियो में सारे टॉपिक्स को हमने एंड कर दिया, यानी सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बन चुकी हुई हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उस टॉपिक को देख के अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। तो स्टूडेंट, आज भी जो हमारे पास जिस चैप्टर के मतलब वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 4 ही है। टॉपिक्स तो हमने स्टडी कर लिए, आगे बारी आती है इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। और आज की जो ये वाली वीडियो है मेरे पास, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वाली वीडियो में। तो चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4.1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4.1, पहली एग्जाम्पल हमारे पास 4.1। इस चैप्टर की स्टूडेंट्स 3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और तीनों एग्जाम्पल्स ही मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में हमारे पास सॉल्व हो जाए, ताकि एग्जाम्पल्स के ऊपर एक अलग से एक वीडियो मौजूद हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आएगी अच्छी तरह से अगर आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने गौर से सुनना है कि स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है और क्या हमने फाइंड करना है, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने स्टेटमेंट से पता चलता है। स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट में कहते हैं अ फोर्स F, एक फोर्स F है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x, कि एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो आपके पास आ रहा है x, और उसके ऊपर लग रही है फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को मूव करने में कितनी फोर्स लगी। फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6। इसके लिए हमें स्टूडेंट डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम बना के ही हम इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझा जा सकता। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, इस तरह आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके पॉइंट थे आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 5 नंबर इधर को थे, इधर भी फोर्स लग रही है F न्यूटन, इधर भी F न्यूटन, ठीक है। अब ये आपके पास एक बॉडी है, उसने डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 6 तक। 0 से लेकर 6 तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितनी फोर्स उसके ऊपर लगी, आपने ये वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कि आपके पास कहते हैं एक ऑब्जेक्ट था, उसने मूव करना स्टार्ट किया और एक डिस्टेंस कवर किया x, ठीक है। डिस्टेंस x कवर किया, तो आपने क्यों कवर किया, ताकि आपने क्योंकि उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई थी, ठीक है। और फोर्स के लगने से कितनी आपने फोर्स लगाई थी, लेकिन उसने जो डिस्टेंस कवर किया बाद में कितना किया, 0 से लेकर 6 तक डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, लेकिन इतना डिस्टेंस कवर करने में कितनी फोर्स लगाई है आपने। फोर्स तो आपने लगाई, लेकिन आपको पता नहीं है कितनी लगाई है, कितनी लगाई है आपने ये फाइंड करना है इस वाली एग्जाम्पल के अंदर। तो चलते हैं स्टूडेंट गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में बताया जा रहा है, कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ फोर्स, सिर्फ ये हमें बताया गया कि एक फोर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। सिर्फ यही हमारे पास गिवन है इस एग्जांपल के अंदर, ठीक है। और इसी पॉइंट को फर्दर लेकर हमने बाकी अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है कि जो फोर्स है वो कैसे निकलेगी हमारे पास। ये इसमें तो समझ ले कि सारा एक कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं है गिवन डाटा में और ना बताई गई है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, बस इतना उन्होंने कहा है, और डिस्टेंस जो कवर हुआ है बस ये बताया गया है। आगे आपने मालूम क्या करना है, टू फाइंड वर्क डन, ठीक है।
कि फोर्स के लगने से कितना वर्क डन हुआ आपने वो फाइंड करना है। टू फाइंड वर्क डन, वर्क डन आपने स्टूडेंट्स इसमें फाइंड करना है। जस्ट कहते हैं टोटल वर्क डन कितना होता है, टोटल वर्क डन बराबर होता है एरिया, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ के, ग्राफ के अंडर जितना एरिया आता है, ठीक है, वो बराबर होता है टोटल वर्क डन के। अगर हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करें, कहते हैं वर्क डन टोटल बराबर होता है टोटल एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के अंदर जितना एरिया आता है वो बराबर होता है टोटल वर्क डन के, ठीक है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अब टोटल एरिया अंडर द ग्राफ कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक आपके पास रेक्टेंगल आ रही है और यहां से लेकर यहां तक आपके पास आ रही है ट्राइंगल, तो इन दोनों के एरिया को प्लस करें। जब हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ आपके पास होता है रेक्टेंगल का एरिया। और जब बात करते हैं हम ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की बात होती है तो हाफ लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ इसकी कितनी आ रही है 4, विड्थ कितनी आ रही है 5, ठीक है। 4 मीटर है प्लस 5 न्यूटन है, यूनिट्स के साथ अगर हम लिखें प्लस, चूंकि 4 मीटर था डिस्टेंस कवर हुआ और 5 फोर्स लग रही थी, फोर्स न्यूटन की। प्लस जब हम बात करते हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू लेंथ इसकी कितनी आ गई, लेंथ आपके पास आ गई 1 और 2, ठीक है, 2 मीटर। ये देखिए 1 2 3 4 तो इसमें आ गए, 4 के बाद 5 और 6 था ट्राइंगल के अंदर, तो 2 पॉइंट इसके अंदर थे। और लेकिन इसके ऊपर भी जो फोर्स लगी वो फोर्स सेम ही लगी, प्लस 5 न्यूटन। तो आपके पास क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 न्यूटन मीटर प्लस हाफ 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 5 को जब आप 2 प्लस 5 आपके पास क्या होगा, तो ये 2 आपने इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर दिया, बाकी आपके पास रह जाएगा, इधर ही खत्म कर दें, इधर रहने दें, इधर खत्म करें, 2 के साथ खत्म, बाकी रह गया 5 न्यूटन और ये वाला 7 मीटर भी आ गया। 20 न्यूटन मीटर प्लस 5 न्यूटन मीटर, यूनिट सेम है तो आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो भी प्लस हो जाएंगी। 20 प्लस 5 25 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर हमें पता है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल वर्क डन होगा कितना आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स के लगने से उसने जो कवर किया डिस्टेंस x इज इक्वल टू 4 से लेकर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 6 तक, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको जितने वर्क डन करना पड़ा वो आपके पास आ गया। वर्क डन उसने कितना किया 25 जॉल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4.1, बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी, कुछ भी टर्निंग पॉइंट उसके अंदर मौजूद नहीं था, बिल्कुल आसान सी। एंड आई होप कि आप उसको समझ भी पाए हों, ठीक है। ताकि बिल्कुल आसान सी ये एग्जाम्पल थी आपके पास। जस्ट आपको फोर्स दी हुई थी, दी भी नहीं हुई, सिर्फ बताया हुआ कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और कुछ वर्क डन हो रहा है, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। तो आपने वर्क डन का फार्मूला याद रखना है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। टोटल एरिया अंडर द ग्राफ क्या कितना होता है कि जो उसके अंदर ट्राइंगल होती है उसका एरिया और तो जो उसके पास उसके अंदर ट्राइंगल आ रही होती है उसका एरिया, दोनों को सम अप करें, एड अप करें तो आपके पास आ जाता है टोटल एरिया ऑफ द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। और वो अंडर द ग्राफ एरिया जो होता है बराबर होता है वर्क डन के। तो इस तरह आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर
4.2। तो इसका गिवन डाटा आपके पास क्या होगा? फाइव पॉइंट टू गिवन डाटा इसका आपके पास क्या आएगा ये आपने देख लेना है। पढ़ने जा रहा हूं मैं स्टेटमेंट एग्जांपल नंबर 2 की। कहते हैं अ 70 किलोग्राम मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकंड। के स्टेयर्स के ऊपर वो भागता है, आदमी जो है उसका वजन 70 किलोग्राम है, लॉन्ग स्टेयर्स के ऊपर भागता है, ठीक है, और भागते वक्त कितने टाइम लगता है उसको? 4 सेकंड, ठीक है। रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स के ऊपर वो सीढ़ी के ऊपर भागते हैं, लॉन्ग लेंथ उसकी कितने सेकंड उसको लगता है? 4 सेकंड। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज 4.5 मीटर। लेकिन जो स्टेयर की वर्टिकल हाइट बन रही है नीचे से लेकर ऊपर सीधी लाइन में वर्टिकल वो बन रही है 4.5 मीटर। कैलकुलेट इट्स पावर आउटपुट इन वाट्स, कि उसकी जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, आपने ये सिर्फ फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा आसान सा काम है इसमें भी, कि आपके पास एक आदमी है, 70 किलोग्राम उसका वजन है, स्टेयर्स के ऊपर भाग रहा है, 4 सेकंड उसको टाइम लगा, स्टेयर्स की जो वर्टिकल ऊपर से नीचे की हाइट है वो 4.5 मीटर है। तो इस केस में जो टोटल वर्क वाट पावर होगी, ठीक है, इस केस में जो पावर आती है, पावर आपने किलो वाट आवर में मालूम कर देनी है, बस ये आपके पास आसान सा काम है। ये पहले वाले से भी इजी न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है। तो गिवन डाटा में क्या बताया जा रहा है? मैस ऑफ मैन, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 70 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। उसके बाद हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 4.5 मीटर। स्टूडेंट ये था आपके पास गिवन डाटा। गिवन डाटा देखिए बिल्कुल सिंपल सा, एक तो इसमें बताया गया टाइम का भी बेस यूनिट सेकंड आ गया। उसके बाद वेट वजन बताया गया आदमी का, वो है 70 किलोग्राम भी बेस यूनिट आ गया मैस का। उसके बाद आपको बताया जा रहा है हाइट क्या है आपके पास आ रही है 4.5 मीटर, यानी डिस्टेंस एक तरह का, तो किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर में बताया जा रहा है। ये भी आपके पास एक बेस यूनिट, यानी तीनों ही आपको बेस यूनिट में बताए गए हैं और बेस यूनिट की मदद से आपने हल करना है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है इनको सॉल्व करना। सिंपल फार्मूला पुट करें, फार्मूले में वैल्यूज रखें और उनको कैलकुलेटर की मदद से हल कर दें, तो आपके पास ये न्यूमेरिकल ये एग्जाम्पल नंबर 4.2 आसानी के साथ हल हो जाएगी, आसानी के साथ इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें टू फाइंड आपने क्या करना है, मालूम क्या करना चाह रहे हैं? टू फाइंड कहते हैं पावर इज इक्वल टू पी, ये आपने मालूम करनी है। आगे आएगी कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में कहते हैं कि जो पावर है, पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर किसके बराबर होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। ये हमने चैप्टर के अंदर भी ये चीज़ को पढ़ा पावर में, कि जो पावर होती है किसके इक्वल होती है? पर यूनिट, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या किसकी इक्वल आएगी? पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। टी तो आपके पास मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट जो डब्ल्यू आपके पास आ रहा है, डब्ल्यू वर्क, चूंकि अब जो बात हो रही है वर्क डन की वो वर्टिकल बात हो रही है, यानी हाइट में बात हो रही है, तो उस वक्त आपके पास जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है एम जी एच के, ठीक है। आपने क्या करना है? पी इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह आ जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय टी, चूंकि डब्ल्यू बराबर था एम जी एच के, ठीक है। ये आपने वैल्यू पुट कर दी डब्ल्यू की, चूंकि वर्टिकल की बात हो रही है, वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, वर्टिकल वर्क डन की बात हो रही है, तो ये हम लेते हैं वर्टिकल वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो किसके बराबर आता है? एम जी एच। आगे आपने सिंपल इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है,
एम की वैल्यू आपके पास थी 70, जी की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 9.8, एच की वैल्यू थी आपके पास 4.5 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास आ रहा था 4। ठीक है, टाइम की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ रहा है 3087 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऊपर वाली अगर आपने तीनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर वाली तीनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा स्टूडेंट आपके पास 3087। ठीक है, 3087 आपके पास आंसर आएगा। और आपने जब इसको 4 के साथ डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 71.5 वाट। ठीक है, 771.5 वाट। ठीक है, 771.5 वाट ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बाउंड किया हुआ था कि आपने जो वर्क डन, आपने जो पावर निकालनी है आउटपुट इन वाट्स, ठीक है, वो आउटपुट हमने वाट्स में ही निकाली थी। लेकिन अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं हम, P इज इक्वल टू 7.7, ठीक है, आगे इनटू 10 की पावर 2 साथ लिख सकते हैं वाट। यानी इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए क्या किया, पॉइंट इधर था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ ले आए 7.715। अगर आप लिखें तो बेहतर है, ना लिखें तो भी चलेगा। आंसर आपने, ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 7.7 इंटू 10 की पावर 2। चूंकि हमने दो डिजिट्स पॉइंट को शिफ्ट किया था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब राइट से लेफ्ट आते हैं तो आपके पास प्लस का पावर जो आपकी आएगी वो प्लस की आएगी। तो दो डिजिट शिफ्ट किया तो पावर कितनी आ गई, 2, साथ आ गया आपके पास वाट। तो हमने यही मालूम करना था पावर वाट्स में। ठीक है, कि इतनी अगर एक आदमी 70 किलो का आदमी, ठीक है, उस शेर के ऊपर 4 सेकंड में फ्लाइट एक कवर करता है, तो जो शेर का डिस्टेंस जो होता है वो 4.5 मीटर होता है। तो उसकी जो पावर कितनी होती है, वो पावर होती है 7.7 इंटू 10 की पावर 2 वाट। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है पावर। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका, कोई भी डिफिकल्ट या टर्निंग पॉइंट नहीं था। बस आपने क्या करना है कि वर्क डन की वैल्यू याद रखनी है कि जब आप वर्टिकल फॉर्म में वर्क डन हो रहा हो, ठीक है, मूवमेंट हो किसी बॉडी की, तो उस वक्त जो वर्क डन आता है वो आता है आपके पास mgh के। ठीक है, m चूंकि मैस होता है ऑब्जेक्ट का, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो भी हम हाइट की वजह से ही लेते हैं, और h डिस्टेंस जो है वो हाइट होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वर्क का जो पावर का जो फार्मूला बेसिक था वो था आपके पास वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 4.2 एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। आगे मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 4.3, इसकी जो लास्ट एग्जांपल है। फोर 4.3 का अगर गिवन डाटा स्टूडेंट अगर हम देखें ये तो क्या आएगा, फोर 4.3 कहते हैं a brick of mass 2 किलोग्राम is dropped from a rest position 5 मीटर above the ground। कि आपके पास एक ईंट थी 5 मीटर बुलंदी पर रेस्ट की हालत में रखी हुई थी। आपने क्या किया, और जो ईंट थी ईंट का वजन जो है वो 2 किलोग्राम था, और आपने उसको फेंक दिया। ठीक है, नीचे फेंका। आप क्या सुने दोबारा से कि आपके पास एक ईंट थी, ईंट का वजन था 2 किलोग्राम, और ईंट 5 मीटर की बुलंदी पर पड़ी हुई थी, रेस्ट की हालत में थी, और उधर से आपने उनको नीचे फेंका। व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। कि जो जब ईंट को नीचे फेंकते वक्त टोटल बुलंदी पर थी 5 मीटर, जब उसने 2 मीटर फासला तय कर लिया नीचे आते वक्त, ठीक है, यानी ये सतह जमीन से 3 मीटर अभी भी बुलंदी पर है, उस पॉइंट के ऊपर जाकर ईंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। सपोज मैं हमारे पास एक ईंट है, ठीक है, इधर हमारे पास एक ईंट पड़ी हुई है, ठीक है, वजन इसका 2 kg। आपने इसको
ड्रॉप करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सतह ज़मीन पर, ठीक है। और ये जो टोटल हाइट है, ठीक है, टोटल हाइट जो आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये हाइट जो है ये है 5 मीटर, ठीक है। टोटल हाइट जो है वो कितनी है 5 मीटर। और जब आपने उसको फेंका यहाँ से यहाँ तक तकरीबन यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर। तो इधर जाके इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, ईंट की वेलोसिटी को फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कि 2 मीटर फासला तय किया उसने नीचे आते वक्त और 3 मीटर सतह ज़मीन से बुलंदी पर थी। उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्रिक, ठीक है, व्हेन इट वर्टिकली ड्रॉप्ड, ठीक है, जब उसको वर्टिकली ड्रॉप किया गया तो 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है, कि उस पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कितनी आएगी आपने ये मालूम करनी है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल इसमें भी नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। अगर स्टूडेंट हम गिवन डाटा की तरफ मूव करें तो गिवन डाटा में हमें बताया जा रहा है, कहते हैं mass of brick, मैस ऑफ ब्रिक आ रहा है 2 किलोग्राम, ठीक है। ईंट थी जो ईंट का वजन था 2 किलोग्राम। आगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट मैंने पहले भी बारहा न्यूमेरिकल्स करवाते हुए बताया है आपको कि जब भी किसी मूवमेंट की बात करें, ठीक है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट की बात करें, अगर वो कह दे कि जो ऑब्जेक्ट था उसने रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, पहले की जो मूवमेंट थी, जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था, रेस्ट के बाद मोशन में आया, ठीक है, रेस्ट से मोशन में आए तो तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होती है। और दूसरा केस, जब कि आप जो आपका ऑब्जेक्ट मूव करते करते रेस्ट में आ गया तो रेस्ट में आते वक्त आने के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। जब रेस्ट से चलना स्टार्ट करे इनिशियल वेलोसिटी 0, जब रेस्ट पर पहुंच जाए, चलते चलते रेस्ट पर पहुंच जाए, तब जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होती है। ये दोनों केस आपने याद रखने हैं। लेकिन अब इस केस में हमें उन्होंने बताया था कि जो ईंट है वो 5 मीटर की बुलंदी पर रेस्ट की हालत में पड़ी है, ठीक है। तो रेस्ट की हालत में पड़े होने से मुराद है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या आएगी, वो 0 आएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई और फाइनल वेलोसिटी आपने तो मालूम करनी है ना। आगे हाइट, इनिशियल हाइट क्या थी, इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू 5 मीटर। पहली बुलंदी जो थी वो 5 थी, फिर फाइनल हाइट वो था आपके पास h2, वो आपके पास थी 3 मीटर, ठीक है। पहले बुलंदी कितनी थी, टोटल बुलंदी थी आपके पास, इनिशियल हाइट वो 5 मीटर थी, लेकिन सतह ज़मीन से कितना ऊपर वो मालूम करना चाह रहे हैं, वो आपके पास आएगा फाइनल हाइट और वो थी आपके पास 3 मीटर। ये आपके पास था स्टूडेंट सारा गिवन डाटा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जब हम मालूम करेंगे टू फाइंड कि इसमें हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड में कहते हैं वेलोसिटी एट हाइट 30 मीटर, वेलोसिटी एट 30 मीटर अबव द ग्राउंड इज इक्वल टू वी एफ, इज इक्वल टू आपने मालूम करना है, इसको वी एफ कह सकते हैं और आपने मालूम करनी है इसकी V2 वैल्यू, ठीक है। इसको V1 कहा हुआ है उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी को, तो आप इसको कह सकते हैं V2, ठीक है। ये आपने याद रखनी है वैल्यू, ठीक है। ये था आपके पास गिवन डाटा और टू फाइंड। गिवन डाटा क्या आया इसके पास, इसके अंदर, और टू फाइंड इसके अंदर क्या आया, ये सारा कुछ आपने इसको देख लेना है। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन होगी, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, आसानी से परफॉर्म करवाई जा सकती है। अब कहते हैं कैलकुलेशन अगर हम देखें तो कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे,
ये तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में कहते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कि जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आता है वो बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास जो लॉस है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बराबर होता है mg इंटू h1 माइनस h2, और ये जो आपके पास होता है 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने वैल्यूज को याद रखना है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर था mg h1 माइनस h2 के, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी था 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले में आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज को पुट करना है, और वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास ये जो कैलकुलेशन है, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। अब आपके पास जो वैल्यू आ रही थी m की थी वो 2 किलोग्राम, मल्टीप्लाई जी आपने याद रखना होता है जुबानी 9.8, हाइट था 5, हाइट 2 थी 3 इज इक्वल टू 1/2 m था आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय v2 था आपके पास फाइंड करना है, और v1 का स्क्वायर था आपके पास 0। ठीक है, v1 का स्क्वायर आपके पास 0। अब देखें ये वाला 2 तो इस 2 के साथ कैंसिल ऑर्डर हो गया, और v2 का स्क्वायर में से 0 निकालेंगे तो v2 का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, तो सारी वैल्यूज वो एज इट इज रह गई, यानी फार्मूला आपके पास खुद ब खुद अरेंज हो गया v2 के लिए। वरना अगर ये वैल्यू 0 ना होती या ये कटिंग ना होती तो हमें क्या करना पड़ना था कि हमने v2 का फार्मूला अलग से अरेंज करना पड़ना था। ठीक है, करना नहीं पड़ा, इस वजह से डायरेक्ट आपके पास ये 2 के साथ कैंसिल, v2 में से 0 निकालेंगे तो v2 एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास इक्वल के साइड पे आ जाएगा v2 का स्क्वायर, सिंपल। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है, पहले आप इन दोनों को माइनस करिए, 2.2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। अब अगर v2 का स्क्वायर हम लिखें इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 39.2 फिर कहते हैं कि आपके पास ये जो v2 है कह लें वो बराबर है आपके पास v के, तो यू कैन से दैट v का स्क्वायर इज इक्वल टू 39.2। इधर भी इसका स्क्वायर लिया, क्योंकि हमें खाली वैल्यू चाहिए थी, इधर स्क्वायर वाली आ रही है, तो जब आप दोनों का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट तो आंसर आएगा v इज इक्वल टू 39.2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 6.3 मीटर पर सेकंड, 6.3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की, जहाँ कहाँ पर कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट ब्रिक थी ऊपर से 5 मीटर बुलंदी से नीचे फेंकी गई, जब वो 3 मीटर ज़मीन से ऊपर ही थी अभी, उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी बनी वो बनी 6.3, और जो वो नीचे आती जाएगी वेलोसिटी इससे इंक्रीज करती जाएगी। ये आपने याद रखनी है बात कि जो वेलोसिटी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है जब वो ज़मीन के करीब तरीन आता जाता है उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जाता है। ठीक है, करीब तरीन वेलोसिटी में इजाफा होता जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी वो आ गई आपके पास 6.3 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी इस चैप्टर की एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 4.1, 4.2 एंड 4.3, 3 एग्जांपल थी इस चैप्टर की, और तीनों ही हमने एक ही वीडियो में सॉल्व कर ली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था तीनों में, पहली में भी कॉन्सेप्ट था बस वो आपने याद रखना था, दूसरी में सारी वैल्यूज गिवन थी आपने आसानी से उनको याद रखना है, तीसरी में भी आपने सारी वैल्यूज को याद रखना है, जेनरेशन करना है, और गिवन डाटा बनाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है इनिशियल वैल्यू कौन सी है, फाइनल कौन सी है।
पहली या दूसरी वैल्यूज़ कौन कौन सी इसमें बताई जा रही हैं, आपने उसकी तरफ गौर करना है, उसकी तरफ ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो आपके पास ये सारा कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा। फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। जब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो तो वो किसके बराबर आती है, वो बराबर आती है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी में इजाफे के बराबर आती है। तो दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वेलोसिटी का वो आएगा 6.3 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट ये थी मेरे पास कि हमारे पास एक चैप्टर की एग्जांपल्स, तीनों ही एग्जांपल सॉल्व होगी, तीनों ही बोर्ड पर अभी भी मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें एक दफ़ा फिर से देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको सब एग्जांपल्स की अच्छी तरह से समझ भी आई होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे जो नेक्स्ट हमारे पास काम है इस चैप्टर के लिए, वो काम आ रहा है हमारे पास इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं आगे उनको ब्रीफली हम डिस्क्राइब या एक्सप्लेन या सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।